अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स बुक न्यू एडिशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एंजाइम्स। और आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो दर हकीकत एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है लिविंग बॉडी वो स्मॉल यूनिट से बनी हुई है जिन्हें हम सेल कहते हैं। और सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और वही रिएक्शंस उन रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। अगर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से वो रिएक्शंस हमारे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। सो विदाउट देम हमारी हमारी बॉडी में अंदर जो भी रिएक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं। इतनी हद तक स्लो डाउन हो जाते हैं कि वो रुक जाते हैं, उनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम एंजाइम्स को डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एंजाइम्स हमारे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी में रहकर वो हमारे जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें कैटेलाइज करते हैं, उनकी स्पीड को अल्टर करते हैं। अल्टर से मुराद कि उसे स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ रिएक्शंस में हम दूसरे एलिमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और आपने पढ़ा होगा कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। एंजाइम्स भी उसी तरह कैटलिस्ट होते हैं पर चूंकि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं इसीलिए हम उन्हें बायो कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अच्छा, एंजाइम्स का वर्ड दो अल्फाज से निकला हुआ है। एक वर्ड है इन जिसकी माने है इनसाइड और ज़ाइम दैट मीन्स यीस्ट। और एंजाइम का जो वर्ड है इट वाज क्वाइंड बाय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिच विल्हेम कुने। इस साइंटिस्ट ने एंजाइम का अल्फाज पेश किया था। अच्छा, अगर हम एंजाइम की नेचर की बात करें तो जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर हैं। पर ड्यूरिंग 1980s दो साइंटिस्ट ऐसे थे, थॉमस केच और सिडनी एल्टमैन जिनका नाम था। उन लोगों ने कुछ ऐसे राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया जो कि एंजाइम्स की तरह ही वर्क कर रहे थे। और वो उनका जिन्हें उन्होंने जिन्हें राइबोजाइम का नाम दिया था। और उन राइबोजाइम एंजाइम का फंक्शन ये था कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे थे। जो भी प्रोसेस मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाला काम चल रहा था उस काम को ये लोग राइबोजाइम एंजाइम स्पीड अप कर रहे थे। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स के जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पहली चीज़ कि एंजाइम्स जो हैं बायोकैटलिस्ट है जो कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने पढ़ा है कि सेल में अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस में अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और उसके अलावा उनकी जो नेचर होती है वो बाय नेचर तो प्रोटीनिशियस होते हैं और उनका जो शेप होता है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूलर शेप होता है। अच्छा, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सोलली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमाइलेज और पेप्सिन। जबकि कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनके पास प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल को ए। ये एंजाइम आप पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी। अच्छा, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बनते भी सेल के अंदर है और अपना काम भी सेल के अंदर ही करते हैं जिन्हें हम इंडो एंजाइम्स कहते हैं। इंडो मीन्स इनसाइड।
सो ये जो अपना काम फंक्शन करते हैं, जो भी फंक्शन वगैरह करते हैं वो सेल के अंदर ही करते हैं, जबकि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो सेल के बाहर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बनते सेल के अंदर ही हैं पर अपना फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो सेल के बाहर करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें एक्सो एंजाइम कहते हैं। सारे एंजाइम्स बाय नेचर और बाय फंक्शन वो स्पेसिफिक होते हैं। अब इस चीज़ से क्या मुराद कि अगर सपोज कर ले कि एक एंजाइम ए है और एक एंजाइम बी है। अच्छा, जो ए एंजाइम है वो प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, जबकि एंजाइम बी वो कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च वगैरह को तोड़ता है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ नहीं सकता, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीन को तोड़ नहीं सकता, यानी उन पर एक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो बाय नेचर और बाय फंक्शन स्पेसिफिक होता है। और उसके अलावा सबस्ट्रेट से उनकी साइज़ बड़ी होती है। अब ये सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है? अगर मैं एंजाइम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ तो एंजाइम, सपोज कर लीजिए एक एंजाइम है। एंजाइम के पास यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एंजाइम का ही एक टुकड़ा जा आकर बाइंड करता है, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सपोज कर लीजिए एक सबस्ट्रेट है और ये आकर यहाँ पर बाइंड करेगा। जैसे ही ये सबस्ट्रेट एंजाइम के मॉलिक्यूल पर बाइंड करता है तो उससे क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन आकर परफॉर्म होने लगता है, और इस जगह को जहाँ पर वो आकर बाइंड करेगा, इस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अच्छा, वही बात जो मैंने बताई आपको कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट होता है वो एक स्पेसिफिक जगह पर आकर बाइंड करता है और एंजाइम को अलो करता है कि वो अपना कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। उस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे आयंस, कुछ ऐसी सॉल्ट्स वगैरह होती हैं जो एंजाइम की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें स्पीड अप करता है, उन्हें एक्सेलरेट करता है। वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स, जिसमें आपके कुछ आयंस वगैरह शामिल आ जाते हैं, जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम वगैरह वगैरह। तो ये सारे आयंस वगैरह क्या करते हैं कि ये एंजाइम की एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो एंजाइम को उसकी एक्टिविटीज़ करने नहीं देते या उसमें मुदाखलत करते हैं। अगर कोई एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है तो उससे रोकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जिन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, ये चीज़ जो है ना हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स में, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ पर, उसके रेट पर, उसकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम आगे जाकर चीज़ पढ़ेंगे। उसके अलावा एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ने और कम होने की वजह से क्या एंजाइम के रेट पर क्या असर पड़ता है, वो चीज़ भी पढ़ेंगे। और उसके अलावा पीएच और टेम्परेचर भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये चीज़ जस्ट अपने जहन में बिठा लें, याद कर लें। अच्छा, दीज एंजाइम्स आर सेंसिटिव बाय नेचर। मतलब सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब कि वो स्पेसिफिक पीएच या स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। थर्मल बाइल होते हैं एंजाइम्स, मतलब ये कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो 37 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है और अगर हम उसे ऐसे इन्वायरमेंट में आकर डाल दें जहाँ पर टेम्परेचर जो है 50 या 60 है, तो वो अपना काम नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो अपने टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। उसके अलावा सेम चीज़ पीएच के साथ, अगर कोई एंजाइम ऐसा है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, अगर हम उसे न्यूट्रल या अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो अपना काम नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने मॉडल की पिक्चर डाली हुई है, जस्ट यहाँ पर आप ये चीज़ देख लें। ये मॉडल हम आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल
ये चीज़ देख लें कि ये जो ऑरेंज कलर का ड्रा किया गया है यहाँ पर ये चीज़ है एंजाइम, और ये है उसका सबस्ट्रेट जो आकर यहाँ पर एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करता है, और जैसे ही वो एक्टिव साइट पर बाइंड करता है एंजाइम अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जो भी उसका कैटालाइटिक फंक्शन होता है उसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा एक और चीज़ जो कि बुक में मेंशन नहीं है पर मैं बता ही देता हूँ कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि लार्ज पार्टिकल्स का टूटना स्मॉल पार्टिकल्स में, जबकि एनाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि छोटे पार्टिकल्स मिलजुल कर बड़े वाले पार्टिकल्स बना देते हैं। अच्छा तो एंजाइम्स का फंक्शन भी यही होता है, या तो वो किसी चीज़ को तोड़ते हैं या किसी चीज़ को बनाते हैं। मेनली जो भी एंजाइम्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैटालाइटिक फंक्शन होता है। इट मीन्स कि वो कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, मीन्स कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें डाईपेप्टाइड्स या इसके अलावा अमाइनो एसिड्स में जाकर उन्हें तोड़ते हैं। तो ज़्यादातर फंक्शंस जो एंजाइम परफॉर्म करते हैं वो कैटालाइटिक फंक्शन होते हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।